Good afternoon class. In the previous video, I had discussed the different topics related to accountancy, that is the concept of accounting, conventions of accounting, meaning of accounting. After that, the different types of accounts, what is accounts, there are different rules. So I think you all have go through the given video and everything is clear to all of you. Now in this video I am going to start the next topic, that is डबल एंट्री बुक कीपिंग. बुक कीपिंग की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग का मतलब सिंपली आपका कहलाता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन दी बुक्स और रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स. जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, जैसा आप लोग पढ़ चुके हो कि अकाउंटिंग में आपके सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो आपके मॉनेटरी यानी मनी के टर्म में किए गए हैं. और मनी आपके टू कैटेगरीज के हो सकते हैं, कैश एंड क्रेडिट. तो मॉनेटरी फॉर्म में किए गए ट्रांजैक्शंस को अगर हम किसी भी तरीके से लिख दें, स्टेटमेंट के फॉर्म में, कोटेशन के फॉर्म में, जैसा चाहें वैसे लिख दें अगर, तो वो कहलाएगा बुक कीपिंग, दैट इज़ रिकॉर्डिंग. लेकिन अकाउंटिंग की बुक्स में ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए आपके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिसमें आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, डबल एंट्री सिस्टम, जिसे हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, कि अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगा वो हमेशा दो एस्पेक्ट पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट. एक डेबिट एक क्रेडिट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा डेबिट ज़्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे आपकी जो बुक कीपिंग की अब बात हो रही है, ये बुक कीपिंग आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग की बात करेगा कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने जा रहे हो उसके लिए आपके लिए हमेशा कौन सा आपका कॉन्सेप्ट चलेगा, डबल एंट्री. तो इसके लिए अकाउंटिंग के अंदर कुछ प्रोसीजर्स दिए गए हैं ट्रांजैक्शंस को लिखने के, जिससे कि किए गए वन पर्टिकुलर ईयर में मॉनेटरी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया जाए, और एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बिजनेस के एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन. एसेट का मतलब संपत्ति, लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी और कैपिटल का मतलब पूंजी. कितना बिजनेस में कैपिटल है, ओनर से कितना मिला, कितना बचा हुआ है, एसेट की पोजीशन यानी संपत्ति कितनी है बिजनेस के पास, और बिजनेस के पास कितनी जिम्मेदारियां बची हैं, ये हम फाइनेंशियल पोजीशन से निकालते हैं. इसके अलावा पूरे साल में आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के बेस पे ये भी आप निकालते हो कि बिजनेस को फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट है, लॉस है, नुकसान हुआ है, या आपका नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, ना फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, जितनी लागत लगाया, जितनी कॉस्ट लगाया था उतना ही आपको रिटर्न भी मिल गया. तो ये आपका कहलाता है नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, दैट इज़ BEP, ब्रेक इवन पॉइंट. तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर आपके कंपलसरी कुछ बुक्स बनाने का प्रोसीजर लाया गया है, जिसमें आपके लिए सबसे पहली बुक आती है जर्नल, और यू कैन से जर्नलाइजिंग और जर्नल एंट्रीज. दूसरा आपका आता है लेजर, जो जर्नल बनाने के बाद ही आप बना सकते हो, यानी जर्नल बनाना पहले स्टेप में मैंडेटरी है. जर्नल के बाद आपका सेकंड आपका बनेगी बुक लेजर. लेजर के बाद आपकी तीसरी बुक बनाई जाएगी ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद चौथी आपकी बुक बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आप कहोगे फाइनल अकाउंट्स. बिना जर्नल एंट्री पास किए लेजर नहीं बना सकते, बिना लेजर बनाए ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, और बिना ट्रायल बैलेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते. तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में आपके ये एक सीक्वेंस दिए गए हैं कि पहले आपको जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल, ये चारों आपके सिस्टम्स आपको फॉलो करने हैं. ये चारों कैटेगरीज की बुक्स आपको बनानी पड़ेंगी एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर के अंदर, तभी आप अकाउंटिंग की हेल्प से अपने बिजनेस में किए गए मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के बिहाफ पे अपने बिजनेस की सही पोजीशन निकाल पाएंगे. तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में आपके ये जो चारों मेथड्स हैं, इनमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जर्नल और जर्नलाइजिंग और जर्नल एंट्रीज. तो सबसे पहले देखते हैं जर्नलाइजिंग और जर्नल एंट्रीज. जो भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं
कि ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट में हमारे पास कोई ना कोई रिसिट होती है जिसे हम वाउचर कहते हैं। वाउचर रिसिट, आपने कोई सामान खरीदा तो नॉर्मली आप उसकी रसीद लेते हो, आप कहीं सामान बेच रहे हो तो आपसे कस्टमर आपसे रसीद मांगता है। ये आप लोग पढ़ चुके हो रूल्स में कि अगर आपके पास ट्रांजैक्शन का लीगल प्रूफ नहीं है तो आप उसे अपनी अकाउंटिंग के बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो लीगल प्रूफ के लिए आपके पास रिसिट होना मैंडेटरी है। जो रिसिट आपकी है उसे हम कहते हैं वाउचर। उसी वाउचर से ट्रांजैक्शंस को आपके स्टेटमेंट फॉर्म में सबसे पहले लिखा जाता है, जो कहलाता है जर्नल वाउचर। कि जिस वाउचर की हेल्प से हम पास क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। किस सिस्टम के बेसिस पे? डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। तो हर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। स्टेटमेंट में आपके डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है, इसलिए आपके लिए यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई नहीं हो रहा है। स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके पास जब ट्रांजैक्शन अवेलेबल हो गए, उसके बाद अब आप डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हो और उसमें सबसे पहले आपकी बुक बनती है, दैट इज दी जर्नलाइजिंग और जर्नल एंट्रीज, और यू कैन से जर्नल। क्या होता है ये, इसको समझिएगा। इट मे बी डिफाइंड एज द बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री कंटेनिंग अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। जर्नल एंट्रीज की बुक्स क्या है? ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री, इनको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहली आपकी अकाउंटिंग की नीड में डबल एंट्री सिस्टम पे बुक बनाई जाती है, जिसमें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब आपके पास जिस सीक्वेंस में हो रहा है ट्रांजैक्शन, उस सीक्वेंस में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। जैसे मान लीजिए आपने कैलेंडर ईयर फॉलो किया है, तो स्टार्टिंग 1 जनवरी से होगी और एंडिंग आपकी 31 दिसंबर को होगी। तो पहला ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को किया तो 1 जनवरी को लिख देंगे, दूसरा ट्रांजैक्शन आपने 5 जनवरी को किया तो 5 जनवरी को। डेट और ट्रांजैक्शंस को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होगा। किस बेसिस पे? डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। यानी हर ट्रांजैक्शन में आपके डेबिट और क्रेडिट अवेलेबल होगा, और डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। यानी डेबिट अगर आपका मान लीजिए 10 लाख रुपए से हो रहा है तो क्रेडिट भी 10 लाख से ही होगा, यानी दोनों आपके इक्वल अमाउंट के बेस पे एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर बिजनेस में कुछ आ रहा है तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ जा रहा होगा। आ रहा है उसका अमाउंट और जाने वाली चीज़ का अमाउंट, दोनों का अमाउंट सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल, बिजनेस ने मशीनरी खरीदा कैश में, तो आया क्या? मशीन, और गया क्या? कैश। 10 लाख की मशीन थी, मशीन कितने की आई? 10 लाख की, 10 लाख से डेबिट। अब कैश कितने से गया? 10 लाख से, तो कैश आपका 10 लाख से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो हर ट्रांजैक्शन आपका क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे जर्नल एंट्रीज में ओरिजिनल या प्राइम एंट्री यानी पहली एंट्री के बेस पे पास होगी, क्योंकि इसके पहले आपने किसी भी तरीके का कोई डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया है। आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जो प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के लिए, उसी को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। In a book in which business transactions are entered with the statement of the account to which each transaction is to be debited and credited. ये आपकी ऐसी बुक है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट आपका क्या है? जहाँ से आपने ट्रांजैक्शंस को लिया हुआ है, तो ये आपके अकाउंट के बेस पे एक स्टेटमेंट तैयार कर रहा है डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में। इसके पहले आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में ट्रांजैक्शन लिख रखे हैं, जिसमें हर ट्रांजैक्शन आपके किस फॉर्म में रिकॉर्ड होंगे? डेबिट और क्रेडिट दोनों फॉर्म में। इट इज़ दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर ओरिजिनली एंटर्ड। ये आपका ऐसा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जहाँ पे हर ट्रांजैक्शन बिजनेस का ओरिजिनली आपका रिकॉर्ड किया जाएगा, कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हो कि अकाउंटिंग में आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे उसका फुल्ली डिस्क्लोज होना चाहिए, कोई भी आप ट्रांजैक्शन अपने लेवल पे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। दिस प्रोसेस इज टोटली बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये आपका जो प्रोसेस है ये पूरा डिपेंडेंट किस पे होगा? डबल एंट्री सिस्टम पे। तो आई थिंक ये बात हम लोगों को समझ में आ गई होगी कि जर्नलाइजिंग या जर्नल एंट्रीज क्या है। ये प्राइमरी बुक है बेसिकली बिजनेस में, इसमें हम डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। उन ट्रांजैक्शंस को जो बिजनेस में मॉनेटरी फॉर्म में किए गए हैं, बिजनेस से रिलेटेड है और 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर किया गया है। तो डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे जर्नल एंट्री बुक में। क्लियर हो गया होगा ये सबको। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज की अगर बात करें तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरा आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री कहता है कि अकाउंटिंग की बुक्स में जब किसी ट्रांजैक्शन में 1 डेबिट और 1 क्रेडिट होगा,
तो वो आपका सिंपल कहलाएगा। और मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट या दोनों मोर देन वन होगा तो वो कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाएगा। देखते हैं, अ सिंपल जर्नल एंट्री इज एन अकाउंटिंग एंट्री विथ ओनली वन अकाउंट बीइंग डेबिटेड एंड ओनली वन अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड। एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था कि बिजनेस परचेज मशीनरी फॉर ₹10 लाख इन कैश, तो बिजनेस ने खरीदा क्या मशीनरी, गया क्या कैश। तो आपके पास दो काम किए गए हैं, एक मशीनरी और दूसरा कैश। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, दोनों 10 लाख से, तो वन डेबिट वन क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे आपके लिए सिंपल हो गई। कंपाउंड एंट्री की बात करें, अ कंपाउंड जर्नल एंट्री इज एन अकाउंटिंग एंट्री इन विच देयर इज मोर देन वन डेबिट, मोर देन वन क्रेडिट और मोर देन वन ऑफ बोथ डेबिट्स एंड क्रेडिट। एक से ज़्यादा डेबिट हो सकता है, एक से ज़्यादा क्रेडिट हो सकता है और दोनों ही एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बिजनेस परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹10 लाख एंड फर्नीचर फॉर ₹20 लाख इन कैश। तो यहाँ पे आपने खरीदा क्या, दो चीज़, एक मशीनरी और एक फर्नीचर, दोनों आ रहा है, तो ये दोनों डेबिट होगा, एक 10 लाख से एक 20 लाख से, और कैश टोटल गया कितना, 30 लाख, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। मोर देन वन डेबिट हो गया, ठीक, क्योंकि दो डेबिट हो रहे हैं, तो एक से ज़्यादा डेबिट हो गया, तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री हो गई। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10 लाख इन कैश एंड 20 लाख थ्रू चेक। तो यहाँ पे आपने फर्नीचर खरीदा कैश में और चेक में, चेक की जगह बैंक यूज़ होगा, ये आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपके लिए फर्नीचर डेबिट, क्रेडिट में आपके कैश और बैंक दोनों आ जाएगा। टोटल फर्नीचर कितने का आया, 30 लाख का, कैश में 10 लाख, बैंक में 20 लाख, तो मोर देन वन क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे आपके लिए ये भी आपका आ गया मोर देन वन क्रेडिट, कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसी तरीके से मशीनरी फर्नीचर मान लीजिए दोनों खरीदा गया और दोनों को कैश और बैंक दोनों से खरीदा गया है, तो मशीनरी फर्नीचर दोनों डेबिट होगा, कैश और बैंक दोनों क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपका दोनों ही मोर देन वन हो रहा है, डेबिट भी एक से ज़्यादा है, क्रेडिट भी एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये भी आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाएगी। सिंपल का मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट, कंपाउंड का मतलब मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट, और दोनों आपके यानी जो आपके लिए डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों ही मोर देन वन है, तो वो आपके लिए कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाएगा। तो आई थिंक ये टाइप्स भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगला, स्टेप्स ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नल एंट्रीज जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो इसके लिए हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं, ये आपके अगली स्लाइड में दिया गया है। तो इसमें आपके 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको अगर हम एफिशिएंटली फॉलो करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री को रिकॉर्डिंग में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। पहला, आइडेंटिफाई दी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस एज ऑपरेटेड थ्रू मनी। मनी के थ्रू जितने भी आपने बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस किए हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, यानी पहचानना। दूसरा, आइडेंटिफाई दी अकाउंटिंग पीरियड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस। जितने भी आपने मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस बिजनेस रिलेटेड आइडेंटिफाई किए हैं, अब उनका आप अकाउंटिंग पीरियड भी आइडेंटिफाई करिए कि आपका अकाउंटिंग पीरियड जिस टाइम की आप अकाउंटिंग बुक बना रहे हो उसी टाइम का है या किसी दूसरे समय का है। तीसरा स्टेप, आइडेंटिफाई दी 2 और मोर पार्टीज इन्वॉल्व इन दी ट्रांजेक्शन। 2 और मोर पार्टीज का मतलब आपने जितने काम किए हैं, जैसे एग्जांपल जो दिया था मैंने कि मशीनरी परचेज फॉर ₹10 लाख इन कैश, तो यहाँ पे 2 पार्टी कौन सी होगी, एक मशीनरी दूसरी कैश। 2 भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो दोनों पार्टी को आइडेंटिफाई करिए जो आपके एक ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड हुए हैं। चौथा स्टेप, डिटरमाइन दी कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स। अब आपने जो 3 कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स पढ़ रखे हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, यहाँ पे आप उसकी कैटेगरी देखिए। जैसे एग्जांपल था मशीनरी और कैश, तो मशीनरी भी एसेट है, कैश भी एसेट है। एसेट कहाँ जाता है, रियल अकाउंट में, दोनों आपके रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको कैटेगरी देखनी है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों में नहीं है तो क्या हो सकता है, लायबिलिटी। तो ये आपके लिए एक चौथा कैटेगरी हो जाए। ये 4 स्टेप फॉलो करने के बाद अब 5वां स्टेप है, एट लास्ट अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दोनों का रूल अप्लाई करना है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर हम आपने एग्जांपल की बात करें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आई, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया तो कैश बाहर जा रहा है, उसे क्रेडिट कर देंगे। तो एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट कर दिया गया। ये आपके 5 स्टेप है जिसको हम फॉलो करते हुए जर्नल एंट्रीज को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ द स्पेसिमेन ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट, इसमें आपको सबसे पहले ऊपर जो हेडिंग लिखनी होती है, यहाँ पे ये देखिए
जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जिस कंपनी की बुक है उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना है। कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है तो इसी तरीके से आप यहाँ पे डैश कर दोगे, लेकिन अगर कंपनी का नाम अवेलेबल है तो ये आपको ऊपर हेडिंग लिखनी होगी, ये मैंडेटरी है लिखना। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, 6 कॉलम इसमें आपके हैं। डेट, जहाँ आपको 1 by 1 डेट्स लिखनी है। पर्टिकुलर, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन लिखेंगे। जर्नल वाउचर, आपने वाउचर से यानी जो रिसिट है उससे आपने एक स्टेटमेंट बनाया होगा हर ट्रांजैक्शन का, तो किसी एक बुक में लिखा होगा, उसे कहते हैं हम जर्नल वाउचर। अभी मैंने बताया था उसका कोई ना कोई नंबर होगा, वो नंबर आपका जर्नल वाउचर यानी जेवी कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, लेजर फोलियो, LF। जर्नल के बाद अगली बुक कौन सी बनानी है? लेजर। तो जर्नल से जब लेजर में जाएगा तो लेजर का भी कोई ना कोई नंबर होगा, फोलियो का मतलब नंबर, तो यहाँ पे आप लेजर फोलियो में वो नंबर लिखोगे। एज अ स्टूडेंट आपको जेवी और LF ये दोनों कॉलम में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मालूम होना चाहिए। अमाउंट के 2 कॉलम है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका जब पहला ट्रांजैक्शन डेबिट में होगा तो यहाँ पे आप डेबिट अमाउंट में लिखोगे, और दूसरा ट्रांजैक्शन जब आपका क्रेडिट में होगा तो यहाँ पे अमाउंट आपका क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो ये आपका जर्नल एंट्रीज में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका है। इसमें एक काम और करना होता है, नरेशन लिखना होता है। नरेशन का मतलब एक शॉर्ट समरी में स्टेटमेंट, जो आपका क्वेश्चन है। डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखने के बाद नीचे नरेशन लिखा जाता है, जो आपका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जनरल एंट्री में, हर एंट्री के बाद लिखना है, और इसकी स्टार्टिंग हमेशा बीइंग टर्म से होती है। इट इज़ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल एंट्री, इट कैन ऑलवेज स्टार्ट विथ अ टर्म कॉल्ड एज बीइंग। ये हमेशा बीइंग टर्म से ही स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ट्रांजैक्शन था गुड्स परचेज्ड और मशीनरी परचेज फॉर ₹10 लाख इन कैश, तो आप लिख सकते हो बीइंग मशीनरी परचेज फॉर ₹10 लाख इन कैश। ये आपका नरेशन हो जाएगा, जो आप डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखने के बाद, यानी पर्टिकुलर्स में जब आप डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखोगे उसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे। तो ये आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा जर्नलाइजिंग। तो ये आपके डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो सबसे पहली आपकी बुक बनाई जाएगी, उस बुक के बिहाफ पे आपका सबसे पहला जो आपका ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, यानी सबसे पहली जो आपकी बुक बनाई जा रही है वो आपकी है जर्नल। तो जर्नल में आप बनाओगे किसकी हेल्प से? जर्नल आप बनाओगे जर्नल वाउचर में जो स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस लिख रखे हैं उसकी हेल्प से, जिसके बेसिस पे आपके हर ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हुए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डेबिट क्रेडिट की प्रोवाइड कर देंगे। डबल एंट्री बुक कीपिंग में पहली आपकी जो बुक थी वो जर्नलाइजिंग थी। जर्नल बुक बनाने के बाद अब आपकी जो दूसरी बुक बनाई जाती है दैट इज कॉल्ड दी लेजर। लेजर जो आपके लिए जर्नल एंट्री बुक की हेल्प से बनाई जाएगी। जर्नल एंट्री बुक में आपने इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस लिखे होंगे, तो हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको अलग अलग लेजर बनाना है। अलग अलग लेजर मतलब कैश में ट्रांजैक्शन होगा कैश का लेजर, बैंक में ट्रांजैक्शन होगा बैंक का लेजर, परचेज किया होगा, सेल किया होगा, मशीन खरीदा होगा, फर्नीचर खरीदा होगा, कैश किया, बैंक गया, जो भी काम आपने किए हैं हर एक का सेपरेट लेजर, और फिर उसके बाद उसकी बैलेंसिंग। ये काम आपको लेजर में करना है। ये कब हो सकता है? जब जर्नल एंट्री आपकी पास कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं लेजर क्या होता है। अ लेजर इज द प्रिंसिपल बुक फॉर रिकॉर्डिंग एंड टोटलिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विद डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन सेपरेट कॉलम्स। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक है। प्रिंसिपल बुक क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे आप अब यहाँ से हर एक इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी आप तैयार करने जा रहे हो। प्रिंसिपल किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, तो वैसे ही लेजर हर ट्रांजैक्शन के बेस पे उसका अकाउंट बना करके उसकी आइडेंटिटी बनाने जा रहा है कि कैश का अलग अकाउंट, तो कैश की आइडेंटिटी क्या है ये लेजर बताएगा, जिसमें आप रिकॉर्ड करोगे और टोटलिंग करोगे उन इकोनॉमिक यानी मॉनेटरी यानी मनी के ट्रांजैक्शंस को जो आपके मनी के फॉर्म में किए गए हैं डेबिट और क्रेडिट के बेस पे सेपरेट कॉलम्स में। डेबिट का कॉलम अलग होगा, इसमें क्रेडिट का कॉलम अलग होगा। अभी जब फॉर्मेट पे जाएंगे तो वहां आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इट नॉर्मली स्टार्ट्स विथ अ ओपनिंग मॉनेटरी बैलेंस। इसकी स्टार्टिंग हमेशा कुछ ओपनिंग बैलेंस से हो सकती है, जिसे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन के फॉर्म में लिखेंगे, एंड एंड विथ अ क्लोजिंग मॉनेटरी बैलेंस फॉर ईच अकाउंट। और इसकी जो क्लोजिंग होगी वो समटाइम्स आपके लिए क्लोजिंग बैलेंस से हो सकती है, तो वो आपका बैलेंस कैरीड डाउन के फॉर्म में। कैरीड डाउन का मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ब्रॉट डाउन का मतलब ओपनिंग बैलेंस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी।
It is a permanent summary of all amounts entered in supporting journals which list individual transactions by date. यहाँ पे हम परमानेंट समरी तैयार करते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स की जो आपके अमाउंट यानी मनी के बेस पे किए गए हैं, जो जर्नल में आपने रिकॉर्ड किया है, और हर ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल बेसिस पे रिकॉर्ड होगा उसकी डेट के साथ। ठीक, एवरी ट्रांजेक्शन फ्लोज फ्रॉम अ जर्नल टू वन और मोर लेजर। हर ट्रांजेक्शन आपका जो भी ऑपरेट हो रहा है वो एक या एक से ज़्यादा लेजर में जा सकता है। जैसे अभी आपने जनरल एंट्री पढ़ा सिंपल और कंपाउंड, तो एक डेबिट एक क्रेडिट है तो एक एक लेजर में जाएगा, एक से ज़्यादा डेबिट क्रेडिट है तो एक से ज़्यादा लेजर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग की जाएगी। इन लेजर अकाउंट इन डेबिट साइड ट्रांजेक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड बाय यूजिंग द टर्म टू। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड होगी लेजर की। डेबिट साइड में हर ट्रांजेक्शन टू के फॉर्म में लिखा जाएगा और क्रेडिट साइड में एंड इन क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड बाय यूजिंग द टर्म बाय, और क्रेडिट साइड में हर ट्रांजेक्शन बाय के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? After recording all the transactions in a particular ledger account, the difference from debit and credit side will be adjusted by using the term balance carried down and balance carried forward. C/D is carried down and C/F is carried forward. सारे ट्रांजेक्शन एक लेजर अकाउंट में लिखने के बाद अब हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड अगर ज़्यादा है क्रेडिट कम है, दोनों को बराबर करना है, तो वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा जो बैलेंस कैरीड डाउन के फॉर्म में लिखें। डेबिट साइड में बैलेंस कम है तो टू बैलेंस कैरीड डाउन या कैरीड फॉरवर्ड लिखेंगे। क्रेडिट साइड में बैलेंस कम है तो बाई बैलेंस कैरीड डाउन या कैरीड फॉरवर्ड लिखा जाएगा, और उसके बाद दोनों साइड का टोटल अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो आई थिंक लेजर क्या है ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा ना। अगले टॉपिक पे आते हैं, स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट को बनाने के लिए भी आपके 6 डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं। ये स्टेप आपके जितने भी मैंने जर्नल में बताए, यहाँ बताए, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने खुद से डिफाइन की हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये स्टेप्स अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके ट्रांजेक्शन जो भी आप लिखने की कोशिश करोगे उसमें गलती नहीं होगी। चलिए देखते हैं। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई ऑल दी ट्रांजेक्टेड अकाउंट्स फ्रॉम ऑल दी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करना है उन सभी ट्रांजेक्शन्स को जो ट्रांजेक्ट यानी ऑपरेट किए गए हैं जनरल एंट्रीज में, यानी जितने ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री में सबको आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजेक्शन्स वन बाय वन विथ डेट इन ऑल ट्रांजेक्टेड अकाउंट। जितने भी ट्रांजेक्शन आपके हैं उनको वन बाय वन आपको विथ डेट के साथ लिखना है उस पर्टिकुलर अकाउंट से। जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि कैश में हमने ट्रांजेक्शन किया, तो आप बनाओगे कैश अकाउंट। अब आपने कैश के जिन जिन डेट पे ट्रांजेक्शन किए हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को आप कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। ठीक। थर्ड वन, आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस डिटरमाइन डिफरेंस ऑफ अमाउंट बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको दोनों साइड का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकलेगा? डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल, दोनों टोटल बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं। दोनों टोटल में आपके डिफरेंस है, कभी डेबिट ज़्यादा हो सकता है, कभी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट, आफ्टर डिटरमाइनिंग डिफरेंस ऑफ अमाउंट फ्रॉम डेबिट एंड क्रेडिट साइड आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट। दोनों साइड का टोटल निकालने के बाद अब आपको दोनों साइड के हिसाब पे ये निकालना है कि कौन सी साइड छोटी है। ठीक, यानी किस साइड का अमाउंट कम है। जिस साइड का अमाउंट कम है, नाउ इक्वलाइज द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट बाय यूजिंग बैलेंस कैरीड डाउन और कैरीड फॉरवर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ और ईयर। एक साल की बना रहे हैं तो लास्ट डेट ऑफ द ईयर क्लोजिंग होगी, एक मंथ का बना रहे हैं तो लास्ट डे ऑफ द मंथ क्लोजिंग करेंगे, और जो साइड शॉर्ट थी उस साइड में हम बैलेंस कैरीड डाउन लिख करके या बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लिख करके वो डिफरेंस अमाउंट लिख देंगे। लास्ट स्टेप, फाइनली ट्रांसफर द बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस ऑन फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ और ईयर। जो लास्ट डे का क्लोजिंग होगा वही आपका नेक्स्ट डेट का ओपनिंग भी होगा। ठीक, तो अगर मंथ का है 31, मान लीजिए आपने जनवरी बनाया, 31 जनवरी को क्लोजिंग हो रही है तो 1 फरवरी को वही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ईयर का है, कैलेंडर ईयर है, 31 दिसंबर क्लोजिंग हो रही है तो 1 जनवरी को फिर से ये ओपनिंग हो जाएगा। वहाँ पे इसको हम लिखेंगे किससे? बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड के यहाँ पे अपोजिट साइड में। डेबिट साइड में लिखा था बैलेंस कैरीड डाउन तो आपके क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। क्रेडिट साइड में आपने अगर लिखा था बैलेंस कैरीड डाउन क्लोजिंग बैलेंस के लिए तो अब आप उसको डेबिट साइड में लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये आपके 6 स्टेप हैं लेजर अकाउंट को बनाने के।
अगला टॉपिक देखते हैं, स्पेसिमेन ऑफ लेजर। लेजर बनेगा कैसे? यहाँ पे आप देख रहे होगे, आपको बीच में ये लाइन दिख रही है। इस लाइन का मतलब है दो पार्ट में ये अकाउंट आपके पार्टीशन किए गए हैं। यहाँ पे आप नेम ऑफ अकाउंट लिखोगे, एक साइड डेबिट है, दूसरे साइड क्रेडिट है। डेबिट का मतलब जो ये अकाउंट है ये डेबिट हो रहा है तो इसके अगेंस्ट में होने वाला क्रेडिट यहाँ लिखा जाएगा। ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट का मतलब इसके अगेंस्ट में होने वाला डेबिट यहाँ लिखे। डेबिट साइड में सारे ट्रांजेक्शन्स टू के फॉर्म में होंगे, क्रेडिट साइड में सारे ट्रांजेक्शन बाई के फॉर्म में होंगे। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। 4 कॉलम दोनों साइड में होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। डेट में डेट लिखी जाएगी, पर्टिकुलर्स में हर ट्रांजैक्शन आपका टू के फॉर्म में यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में। जेएफ जनरल फोलियो, यानी आपने जर्नल एंट्री पास की होगी तो उसका भी कोई नंबर होगा, वो यहाँ पे आपके जनरल फोलियो कॉलम में आएगा। और अमाउंट में अमाउंट। यही सेम चीज़ क्रेडिट साइड में, डेट, पर्टिकुलर्स में आपके बाई के फॉर्म में ट्रांजेक्शन्स, जर्नल फोलियो, जिस जर्नल फोलियो से आप ले रहे हो वहाँ का फोलियो नंबर, और अमाउंट। दोनों साइड में सारे ट्रांजैक्शन उस अकाउंट के लिखने के बाद अब डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन। ये साइड टू की है तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये साइड बाई की है तो बाई बैलेंस। दोनों में से एक ही साइड हो सकता है। जिस साइड में कैरीड डाउन है, अगर डेबिट साइड में कैरीड डाउन है तो क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अगर आपका क्रेडिट साइड में कैरीड डाउन है, डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा। और दोनों साइड का टोटल है वो इक्वल अमाउंट, वो यहाँ पे आपके बॉक्स में लिख दिए जाएंगे, इस बॉक्स के अंदर। तो आई थिंक लेजर क्या है, लेजर अकाउंट क्यों बनेगा, क्योंकि हमें हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सेपरेट अकाउंट जानना है, और लेजर अकाउंट के बिहाफ पे हम कैसे ट्रांजैक्शन लिखेंगे ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो सेकंड आपकी जो डबल एंट्री बुक कीपिंग में आपकी बुक बनेगी वो है आपकी लेजर। तो लेजर बनाने के बाद अब आपके पास हर एक पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस आपको पता चल गया। लेजर के बाद अब आपकी तीसरी जो बुक बनेगी वो कहलाएगी आपकी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमेशा लास्ट डेट को बनाई जाती है, और ये क्या है, एक स्टेटमेंट ना कि अकाउंट। जब भी कोई चीज़ आप लास्ट डेट को बनाओगे और जहाँ पे आपका ऑटोमेटिक डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाए, करना ना पड़े। लेजर में करना पड़ रहा था, जनरल एंट्री में आपने हर ट्रांजैक्शन लिखा था तो पर ट्रांजैक्शन आपका डेबिट क्रेडिट हो सकता है। ट्रायल बैलेंस में सब कुछ पूरे ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे और ऑटोमेटिकली अगर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है तो जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड ऑटोमेटिक इक्वल होती है उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, वो अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस जब आपका स्टेटमेंट है तो ये हमेशा लास्ट डेट को बनेगा, क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शन आपको लिखने हैं, कोई एक दो ट्रांजैक्शन से काम नहीं चलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट इन अ डबल एंट्री अकाउंट बुक विथ एनी डिसएग्रीमेंट इंडिकेटिंग एन एरर। ये क्या है कि स्टेटमेंट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट सभी ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे डबल एंट्री अकाउंट बुक के बेसिस पे, यानी आपने डबल एंट्री बेस पे जितने ट्रांजैक्शन लेजर में लिख रखे हैं उनका बैलेंस, यानी बैलेंस जो ब्रॉट डाउन का बैलेंस आपका आया था। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं होता है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती किया है, मे बी जर्नल में, मे बी लेजर में। इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल कंटेन्ड इन द लेजर ऑफ अ बिजनेस। ये लेजर अकाउंट आपके लिए एक, जहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस है ये आपके लेजर अकाउंट की लिस्ट से बनाया जाता है, यानी जितने आपने लेजर अकाउंट बनाए हैं वो सारे लेजर अकाउंट आपके यहाँ पे लिखे जाएंगे, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, यानी सेल करके आपको पैसा मिला हो, या कैपिटल से। कैपिटल का मतलब जो आपको बल्क में फंड मिले हुए हैं, ओनर ने दिया है, लोन लिया है, कुछ भी फॉर्म में होगा वो आपके लेजर अकाउंट में, बिजनेस की बुक में आपने रिकॉर्ड किया होगा। तो वही सेम बैलेंस, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आया है वो आपके ट्रायल बैलेंस में लास्ट डेट पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। डेबिट है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में। क्लियर है? आगे देखते हैं। दिस लिस्ट विल कंटेन द नेम ऑफ ईच लेजर अकाउंट एंड द वैल्यू ऑफ दैट लेजर बैलेंस। ये जो आपकी लिस्ट बनेगी ट्रायल बैलेंस की, इसमें आपके जितने भी लेजर अकाउंट है वो सब लिखे जाएंगे और लेजर का बैलेंस लिखा जाएगा। ईच लेजर अकाउंट विल होल्ड आइदर अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। जितने भी लेजर हैं वो आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई ना कोई बैलेंस होल्ड करेंगे, तो वो आपका बैलेंस यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ईच लेजर अकाउंट विल होल्ड आइदर अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ये बात क्लियर हो गई। अगली लाइन में आते हैं। द डेबिट बैलेंस वैल्यू विल बी लिस्टेड इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड द क्रेडिट वैल्यू बैलेंस विल बी लिस्टेड इन द क्रेडिट कॉलम। डेबिट साइड का अगर लेजर का बैलेंस है, यानी ब्रॉट डाउन आपका डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा।
The purpose of a trial balance is to prove that the value of all the debit value balance equal the total of all the credit value balance. पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस का कि डेबिट में आपकी जितनी वैल्यूज हैं वो आपके क्रेडिट की वैल्यूज के भी बराबर है। इफ द टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम डज नॉट इक्वल टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम, अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होते ऑटोमेटिक, देन दिस वुड शो दैट देयर इज एन एरर इन जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट और बोथ। तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपने जर्नल में गलती करी हो सकता है किया हो, लेजर में गलती किया हो, या दोनों में गलती किया हो। तो गलतियों को एक स्टेप पे चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, क्यों बनाने की जरूरत है, ये समझ में आ गया होगा कि लेजर अकाउंट के बेस पे डेबिट इक्वल टू क्रेडिट को फाइंड आउट करना, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर उसके बाद उन गलतियों को आइडेंटिफाई करना कि जर्नल में गलती किया, लेजर में गलती किया है, या दोनों में से दोनों में आपने एक साथ गलती कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने के भी आपके दो डिफरेंट मेथड दिए गए हैं, एक टोटल मेथड और दूसरा आपका है बैलेंस मेथड। टोटल मेथड का मतलब जहां पे ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में टोटल अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का लिखा जाएगा, यानी जहां पे लेजर की बैलेंसिंग नहीं होगी, लेजर का बैलेंस अमाउंट नहीं आएगा, लेजर में डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल जो आपके लिए अवेलेबल है वो टोटल मेथड में जाएगा। और बैलेंस मेथड का मतलब डेबिट और क्रेडिट के बिहाफ पे जो आपने बैलेंसिंग किया है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जिस साइड पे है उस साइड का बैलेंस आप रिकॉर्ड करोगे। देखते हैं, अंडर दिस मेथड द टोटल ऑफ ईच साइड ऑफ अकाउंट इज शोन रिस्पेक्टिवली इन द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इस मेथड में जो टोटल आपका है लेजर अकाउंट का, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का, कैश अकाउंट है तो कैश का, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, दोनों टोटल आपके लिखे जाएंगे। तो ये आपका मेथड कहलाएगा डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, दैट इज द टोटल मेथड। सेकंड आपका है बैलेंस मेथड। इस मेथड में, इन दिस मेथड द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस। इसमें आपके दोनों अकाउंट के बेस पे जो आपने बैलेंसिंग किया है, यानी अकाउंट के बिहाफ पे आपने किसी अकाउंट का बैलेंस किया है, तो उस बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट के बिहाफ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन जिस साइड में है उस साइड में बैलेंस लिखा जाएगा। द डेबिट बैलेंस इज शोन इन द डेबिट कॉलम एंड द क्रेडिट बैलेंस शोन इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ अमाउंट। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो टोटल मेथड में आपको कोई बैलेंसिंग नहीं करनी है। टोटल मेथड में ट्रायल बैलेंस के अकाउंट का डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल दोनों साइड में अमाउंट होगा। जब बैलेंस मेथड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों के अमाउंट में जो डिफरेंस है उसकी बैलेंसिंग होगी। बैलेंसिंग आपने कैरीड डाउन के बेस पे किया होगा, जो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिस साइड ब्रॉट डाउन किया है वो अमाउंट आपके लिए उस पर्टिकुलर साइड में बैलेंस मेथड में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। और ट्रायल बैलेंस चाहे वो टोटल मेथड से हो चाहे वो बैलेंस मेथड से हो, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हमेशा आपके लिए जनरेट कराएगा। अगर इसमें कोई डिफरेंस आता है तो ये डिफरेंस आपके लिए कहीं ना कहीं एरर की पॉसिबिलिटीज जनरेट कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सबको। चलिए नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द स्पेसिमेन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाया कैसे जाएगा? तो ट्रायल बैलेंस हमेशा लास्ट डेट पे बनेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ट्रायल बैलेंस एज ऑन। एज ऑन का मतलब लास्ट डेट। यहाँ पे आपको वो लास्ट डेट लिखनी है, मंथ है तो मंथ की लास्ट डेट, ईयर है तो ईयर की लास्ट डेट। इसमें डेट कॉलम नहीं होता, क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द ईयर का आपको एक एक ट्रांजेक्शन डेट वाइज नहीं लिखना है, यहाँ पे लास्ट डेट पे बनाना है। इसलिए आपके यहाँ पे से 3 कॉलम है, पर्टिकुलर्स, जिसमें आपके हर एक लेजर अकाउंट लिखे जाएंगे। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। टोटल मेथड है तो डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में अमाउंट होगा। बैलेंस मेथड है तो डेबिट साइड का ट्रांजेक्शन है तो डेबिट अमाउंट, क्रेडिट साइड का ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट अमाउंट। लेजर अकाउंट सारे लिखने के बाद, उसके अमाउंट सब लिखने के बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का टोटल किया जाएगा। अगर टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाता है तो इक्वल आने का मतलब है कि आपने जो भी पोस्टिंग कर रखी है पीछे जर्नल एंट्री में, लेजर अकाउंट में, वो सब सही है और इसके आगे की बुक आप बना सकते हो। अगर इसमें कहीं डिफरेंस आता है तो इस डिफरेंस का मतलब है जर्नल एंट्री गलत हो सकती है, लेजर गलत हो सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं, या लेजर से ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट ट्रांसफरिंग हो रही है वो गलत हो सकता है। तो फिर आपको ज़रूरत है उसको रेक्टिफाई करने की, यानी सही करने की। तो आई थिंक डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर आपकी जो 3 डिफरेंट बुक्स थी कॉन्टिन्यूएशन की, पहला जर्नल, दूसरा लेजर और तीसरा ट्रायल बैलेंस, ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद
अब आपके पास अगली जो बुक मैंडेटरी लेवल पे बनाई जाएगी दैट इज कॉल्ड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स की मदद से हम निकालेंगे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। जैसा आप लोगों ने अभी ट्रायल बैलेंस में देखा कि ये आपका हमेशा लास्ट डेट को बना, तो लास्ट डेट का मतलब है आपके अकाउंटिंग की बुक्स के सारे ट्रांजैक्शंस आपके ऑपरेट हो चुके हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यानी फाइनल अकाउंट भी आपका लास्ट डेट को ही प्रिपेयर किया जाएगा। तो आई थिंक इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी सबको। चलिए देखते हैं आगे। तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट आपका कहलाता है। फाइनल अकाउंट गिव्स एन आइडिया अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस टू इट्स मैनेजमेंट, ओनर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी। जितने ही बिजनेस के स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर मतलब जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो बिजनेस में आपके एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो ओनर हो, चाहे क्रेडिटर्स हों, कस्टमर हो, गवर्नमेंट हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सब स्टेक होल्डर हैं। तो इन सब को इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए बिजनेस की, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसका आइडिया हमें कौन प्रोवाइड करता है, फाइनल अकाउंट। द फाइनल अकाउंट्स आर प्राइमरी प्रिपेयर्ड फॉर ascertaining द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनल अकाउंट आपको एक तरीके से प्रिपेयर करता है किस चीज़ के लिए, कि आप अपने ऑपरेशंस का रिजल्ट निकाल लीजिए, यानी जो आप काम कर रहे थे उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और उसके बाद आप निकालिए बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। दीज आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसा मैंने बताया था कि जर्नल से लेजर बनेगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, और बिना ट्रायल बैलेंस बनाए हम फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते। तो ये आपका फाइनल अकाउंट किसकी हेल्प से बनेगा, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। कंपल्सरी लेवल पे जितनी बुक्स आपकी बनानी है, तो लास्ट आपकी जो बुक बनेगी यानी अकाउंटिंग साइकिल की जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, आपकी फाइनल अकाउंट। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो इन दिस स्टेटमेंट देयर आर 3 डिफरेंट अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज वेल एज अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। इसमें आपके 3 डिफरेंट अकाउंट आपके बनाए जाते हैं और एक स्टेटमेंट बनती है, जिसमें हर बिजनेस के लिए 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट मैंडेटरी है। तीसरा अकाउंट तब बनेगा जब पार्टनरशिप बिजनेस आपका होगा। तो देखते हैं कौन कौन से अकाउंट है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीसरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और चौथा आपका है स्टेटमेंट बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये दोनों मैंडेटरी है हर बिजनेस के लिए। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिजनेस तब बनाएगा जब बिजनेस को कौन सा है, पार्टनरशिप बिजनेस, और बैलेंस शीट भी एज अ स्टेटमेंट सबके लिए मैंडेटरी है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हर एक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस आपके बेसिकली आपके डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट में, एक फैक्ट्री वर्क और दूसरा ऑफिस वर्क। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ये जितने अकाउंट हैं, ये अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट पे रूल पे बनते हैं, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आपके रिकॉर्ड होंगे। डेबिट साइड में आपके रिकॉर्ड होंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और क्रेडिट साइड में इनकम्स एंड गेन्स। इससे हम जो फाइंड आउट करेंगे दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस इसलिए है क्योंकि अभी आपने पूरे बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन नहीं लिखे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उससे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस से रिलेटेड यानी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, जो बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट बताएगा, यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो वही प्रॉफिट आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और पार्टनर्स के बीच में वो डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है तो उस केस में वो प्रॉफिट आपका सीधे बैलेंस शीट में जाएगा और कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। कैपिटल में क्यों ऐड होगा, क्योंकि प्रॉफिट किसका है, रियल में ओनर का। तो ओनर ने कैपिटल दिया है तो ओनर की कैपिटल में इसको प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे। अगर लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस कर दिया जाएगा। तो ये आपके 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं जो 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट में डिवाइड किए गए हैं, जिसकी हेल्प से बिजनेस अपना प्रॉफिट लॉस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पहले देखते हैं हम व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को बनाने में ट्रेडिंग अकाउंट आपका पहला स्टेप है, यानी सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है।
In this account, the transaction related to factory, that is direct expenses, losses, incomes and gains are recorded. जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं अभी कि ट्रेडिंग अकाउंट में वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे जो एक बिजनेस में फैक्ट्री से रिलेटेड यानी प्रोडक्शन वर्क या परचेजिंग वर्क से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, वही आपके रिकॉर्ड किए जाएंगे। ट्रांजेक्शन्स कौन से रिकॉर्ड होंगे? जितने भी आपने फैक्ट्री में एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन किए हैं वो सब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। All the expenses and losses are shown in debit side and incomes and gains in credit side. As per nominal account rule, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस लॉस होंगे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम एंड गेन लिखे जाएंगे। इट शोज दी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और फाइनली ये निकाल के हमें क्या देगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट कब होगा? जब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो डेबिट साइड, यानी इनकम और गेन ज़्यादा है, एक्सपेंस लॉस कम है, तो वो आपका कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। एंड वाइस वर्सा का मतलब डेबिट साइड एक्सपेंस लॉस ज़्यादा है, इनकम गेन कम है, तो उस केस में ये आपके लिए हो जाएगा ग्रॉस लॉस। फाइनली द प्रॉफिट और लॉस कैन बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनली जो आपका प्रॉफिट या लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो आ रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैसे ट्रांजेक्शंस लिखेंगे अब हम स्पेसिमेन में देखते हैं। सबसे पहले आपका जो बनेगा अकाउंट दैट इज द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ये भी आपका लास्ट डेट पे ही बनेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। एंड हो रहा है, अभी आप क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि अभी आपने प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन नहीं निकाला है। शुरुआत ओपनिंग स्टॉक से होगी, जो भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, चाहे मटेरियल का हो, चाहे सेमी फिनिश गुड्स का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, ये सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जितने भी आपने परचेजिंग कर रखी है, 2 परचेजेस, अगर कोई परचेज रिटर्न आपने किया है तो वो लेस कर दिया जाएगा रिटर्न्स के फॉर्म में, और इसके बाद जो इसका नेट अमाउंट है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद डेबिट साइड में जितने और भी आपने एक्सपेंसेस, लॉसेस कर रखे हैं वो सब लिखेंगे फैक्ट्री से रिलेटेड। वेजेस, लेबर की मजदूरी, वेजेस एंड सैलरी दोनों टर्म लिखा है, लेकिन पहले वेजेस है तो ये भी आपका वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फ्रेट, कोई आप टैक्स पे कर रहे हो। कस्टम ड्यूटी आप पे कर रहे हो। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल पावर मैंडेटरी कहाँ जरूरी है? फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल प्राइमरी कहाँ जरूरी है? फैक्ट्री में। कैरेज इनवर्ड क्या है? कोई भी सामान लाने के लिए आपने भाड़ा दिया है, कैरेज मतलब भाड़ा दिया है, तो इनवर्ड यानी आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे आपने परचेजिंग किया होगा तभी सामान आ रहा है, तो वो आपके फैक्ट्री का पार्ट होगा। इसके अलावा और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस में अगर कंफ्यूजन होती है तो वहां पे आपको ये देखना है कि ये फैक्ट्री में ज़्यादा जरूरी है या ऑफिस में। जिसमें ज़्यादा जरूरी होगा उसी बुक में ये रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब क्रेडिट साइड में देखते हैं। सबसे पहले सेल लिखेंगे। प्रोडक्शन कहाँ किया गया होगा? फैक्ट्री में, तो सेलिंग भी आपकी फैक्ट्री से ही स्टार्ट होगी। अगर कोई सेल्स रिटर्न आपका, कोई बेचा हुआ गुड्स वापस आता है तो वो आपके लिए यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा, और आपकी जो नेट सेल्स है वो अमाउंट कॉलम में लिख दी जाएगी। बाई क्लोजिंग स्टॉक, एट द एंड ऑफ द ईयर कोई स्टॉक बचा हुआ है तो फेंक तो देंगे नहीं, वो भी स्टॉक रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। अब आपको करना क्या है? दोनों साइड का टोटल, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो ये डिफरेंस कहलाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, जो ट्रांसफर कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, यानी एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो ये कहलाएगा आपका बाई ग्रॉस लॉस कैरीड डाउन, ये भी ट्रांसफर होगा पीएल अकाउंट के अंदर। दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोनों साइड हो सकता है बराबर हो जाए, तो बराबर के केस में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। और फाइनली ये दोनों साइड का टोटल है, बैलेंसिंग करने के बाद वो आपका इक्वल अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा सबको। अगला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका ऑफिस से इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा। ये किसकी मदद से बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से। कि ट्रेडिंग से आपने जो भी प्रॉफिट लॉस निकाला है, बिना उसको निकाले आप पीएल अकाउंट नहीं बना सकते। चलिए देखते हैं। The profit and loss account is prepared for ascertaining whether the business earned profit or incurred loss during a particular period of time called accounting period। पीएल अकाउंट क्यों बनाया जाएगा? बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। ट्रेडिंग से आपने क्या निकाला? फैक्ट्री का प्रॉफिट लॉस, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। उसी प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर किया पीएल अकाउंट में, तो अब आपके पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है ये आप पीएल अकाउंट से निकाल सकते हो। तो इसका पर्पस क्या है?
कि बिजनेस ने वन अकाउंटिंग पीरियड में फाइनली नेट प्रॉफिट जनरेट किया है या नेट लॉस है, इसको निकालने के लिए हम पीएल अकाउंट बनाते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल नॉमिनल ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंस लॉस इनकम गेन, या नॉमिनल मतलब एक्सपेंस लॉस इनकम एंड गेन के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके ऑफिस से रिलेटेड पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। एज अ रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर शोन ऑन द डेबिट साइड, एक्सपेंस लॉस डेबिट साइड में होंगे, एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इनकम गेन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। The total of debit side and credit side are compared for ascertaining profit or loss of the business during the accounting period। और दोनों साइड का फिर टोटल करने के बाद कंपेयर किया जाएगा। डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो लॉस, क्रेडिट ज़्यादा है इनकम कम है तो प्रॉफिट, दोनों बराबर तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये कंपैरिजन तब होगा जब दोनों साइड का टोटल किया जाएगा। If the total of credit side exceeds the total of debit side, the excess will be net profit earned during the period। क्रेडिट ज़्यादा यानी इनकम गेन ज़्यादा है, एक्सपेंस लॉस कम है, तो उस बेस पे आपके लिए क्या हो जाएगा, वो नेट प्रॉफिट। अपोजिट डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो वो आपके बिजनेस में क्या हो जाएगा, नेट लॉस। दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। द नेट रिजल्ट वेदर प्रॉफिट और लॉस, जो नेट रिजल्ट आया है प्रॉफिट या लॉस का, ट्रांसफर कहाँ होगा, नॉर्मली बैलेंस शीट में, जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। बैलेंस शीट में कहाँ, कैपिटल में प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो उस केस में आपको अगला एक और अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट लॉस आपका ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन नॉर्मली आपके लिए जब अगर पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है तो ये ट्रांसफर कहाँ होगा, बैलेंस शीट में, किस हेड के अंदर, कैपिटल में ऐड या माइनस करेंगे। इफ देयर इज नेट प्रॉफिट इट कैन बी एडेड फ्रॉम कैपिटल इन लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखी जाएगी, कैपिटल क्योंकि लायबिलिटी है, ओनर दे रहा है तो हमें वापस करना है। नेट प्रॉफिट है तो इसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। एंड इफ देयर इज नेट लॉस इट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। और अगर यहाँ पे आपको लॉस होता है तो ये लॉस क्या होगा, नेट लॉस, कैपिटल से माइनस कर दिया जाएगा। प्रॉफिट किसका, ओनर का, लॉस किसका, ये भी ओनर का। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ गई, लॉस हुआ तो कैपिटल डिक्रीज कर दिया। बात समझ में आ गई। चलिए इसका भी फॉर्मेट देखते हैं। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा लेंदी है, 2 पेज में आपके आया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आपका अगला अकाउंट बनेगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी आपका लास्ट डेट पे बन रहा है, बिजनेस अभी क्लोज होने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको जो स्टेटमेंट ऊपर लिखना है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट फॉर द ईयर एंडिंग डेट। यहाँ पे लास्ट डेट ये भी आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है, विदाउट डेट क्योंकि लास्ट डेट है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे आपके सारे डेबिट ट्रांजेक्शन, इधर आपके सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक, शुरुआत अगर आपके ट्रेडिंग में लॉस हुआ रहा होगा तो लॉस आपका डेबिट साइड में होगा क्योंकि आपका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट साइड में। जैसा भी होगा वो आपके ब्रॉट डाउन बैलेंस पे लिख दिया जाएगा। अब प्रॉफिट या लॉस ट्रेडिंग का लिखने के बाद अब आपके ऑफिस से रिलेटेड यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉस इनकम गेन रिकॉर्ड होंगे। एक्सपेंस लॉस तो डेबिट साइड, इनकम गेन तो क्रेडिट साइड। ऑफिस सैलरी, ऑफिस स्टाफ को सैलरी दिया, ऑफिस से खर्च है, डेबिट साइड। रेंट एंड रेट्स, कोई किराया दे रहे हैं, कोई चार्जेस दे रहे हैं, ये सब आपके डेबिट साइड में। सैलरीज एंड वेजेस, पहले सैलरी टर्म आ रहा है, ऑफिस स्टाफ को दी जा रही होगी, ऑफिस का पार्ट है, एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग का काम, स्टेशनरी का काम ऑफिस में ज़्यादा होता है ना कि फैक्ट्री में, तो ये भी आपके पीएल अकाउंट का पार्ट है। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन की जरूरत ज़्यादा कहाँ है, ऑफिस में, कोई क्लाइंट से आपको डील करने के लिए फोन की जरूरत होती है, तो इसके भी चार्जेस आपके लिए ऑफिस में मैंडेटरी ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू फैक्ट्री। क्वेश्चन अगर नहीं बता रहा तो ये आपके लिए यहाँ पे डिफाइन करने का तरीका है। क्वेश्चन अगर डिफाइन कर दे रहा है तो उस फॉर्मेट में आप रिकॉर्ड। लीगल चार्जेस, कोई भी लीगल मैटर है तो उसके चार्जेस कौन पे करेगा, ऑफिस, फैक्ट्री नहीं देगी। ऑडिट फीस, अकाउंटिंग की बुक्स का ऑडिट किया जा रहा है, चाहे इंटरनल ऑडिटर हो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट आके ऑडिट कर रहा है, तो उनको आप कोई पैसा दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो वो भी आपके लिए क्या है, ऑफिस का एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट करने का काम किसका है, ऑफिस का। डिस्काउंट देने का काम, अलाउ का मतलब डिस्काउंट देना, डिस्काउंट दे रहा है तो ये तरीके क्या है आपके लिए, लॉस है, ये किसका काम है, देना, ऑफिस का, तो ये भी आपके डेबिट है। कमीशन पेड, कोई कमीशन आपने पे किया, कमीशन दिया, कमीशन देने का काम किसका है, ऑफिस का। कैरेज आउटवर्ड,
कोई सामान बेचने के लिए आप कैरेज पे कर रहे हो, तो आउटवर्ड बाहर जा रहा है बेचने पे, तो ये आउटवर्ड ये पे कौन करेगा? ऑफिस पे करेगा, तो ये भी आपके पीएल अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल आप कर रहे हो, उसके लिए कोई एक्सपेंस आपको पे करना पड़ रहा है, तो ये एक्सपेंस भी कौन पे करेगा? ऑफिस। बैड डेट, बैड डेट्स का मतलब आपके कोई कस्टमर डिफॉल्ट कर गए, उन्होंने आपको पैसा नहीं दिया, तो कस्टमर अगर डिफॉल्ट कर जा रहा है तो उस बेस पे आपके लिए बैड डेट्स जो आपके लिए है ये लॉस है। ये लॉस कहाँ पे डिफाइन होगा? ऑफिस में, इसलिए ये पीएल का पार्ट होगा। आगे अभी डेबिट साइड ही हम लोग देखेंगे। इंटरेस्ट पेड, कोई इंटरेस्ट पे किया आपने, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को आपको इंटरेस्ट दे रहे हो, तो बिजनेस के लिए ये भी क्या है? एक्सपेंस है, तो इसलिए पीएल के डेबिट साइड में। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कुछ भी रिपेयरिंग होनी है, मेंटेनेंस करना है, तो ये काम भी कौन करेगा? ऑफिस करेगा, इसलिए ये भी पीएल का पार्ट। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, आपके पास कोई फिक्स एसेट है, मशीन है, आपके पास फर्नीचर है, इसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है। आप मशीन खरीदोगे, चाहे आप यूज़ करो या ना करो, आप लोगों के पास बाइक होगी, स्कूटी होगी, तो आपने जिस वैल्यू पे खरीदा है दोबारा बेचने जाओगे, क्या सेम वैल्यू बिकती है? नहीं, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो अगर कोई एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो ये डेप्रिसिएशन भी क्या है? लॉस है। ये लॉस कहाँ कैलकुलेट होगा? ऑफिस में, इसलिए ये पीएल का पार्ट होगा। इसके अलावा और कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो ऑफिस के द्वारा किया गया है, तो ऑफिस के द्वारा अगर किया जा रहा है तो ये भी आपके लिए कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को कि डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आपके रिकॉर्ड हो रही हैं। अब हम इनकम और गेन यानी क्रेडिट साइड की बात करेंगे। पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ रहा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आपने रिकॉर्ड किया होगा। आफ्टर दैट कमीशन रिसीव, अगर बिजनेस किसी तरीके का कोई कमीशन रिसीव कर रहा है तो वो कमीशन भी आपका कहाँ जाएगा? इनकम है, क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव हुआ, इनकम है, क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है बिजनेस को, इनकम है, क्रेडिट साइड में। इसके अलावा और कोई भी इनकम जो बिजनेस को मिल रही है, किसी तरीके कोई पार्टी आपको पैसा दे रही है, रेंट आप रिसीव कर रहे हो, आपके पर्टिकुलर फैक्टर में आपने किसी तरीके का कोई भी इनकम जनरेट किया, कोई रेवेन्यू आया, तो वो सब आपके लिए पीएल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब अगला स्टेप, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, यानी एक्सपेंस लॉस ज़्यादा है, इनकम गेन आपके लिए कम हो गया, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? नेट लॉस। ये नॉर्मली ट्रांसफर कहाँ होगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल से माइनस कर दिया जाएगा। अगर क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो उस बेस पे आपके लिए ये डिफरेंस क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आपका भी ट्रांसफर कहाँ होगा? बैलेंस शीट में, कैपिटल लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड, लॉस हुआ तो कैपिटल से माइनस। बैलेंसिंग करने के बाद दोनों साइड का टोटल अमाउंट यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। ये अमाउंट आपका इक्वल अमाउंट होगा क्योंकि आप यहाँ पे बैलेंसिंग कर चुके हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। ये दोनों अकाउंट कंपलसरी है किसी भी तरीके के बिजनेस के लिए। अब तीसरा अकाउंट हम लोग देखते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट कब बनेगा? जब आपका बिजनेस कौन सा हो? पार्टनरशिप बिजनेस। चलिए ध्यान देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नेसेसरी फॉर बिजनेस, स्पेशली पार्टनरशिप। उस बिजनेस की नेसेसरी है जो स्पेशली कौन सा बिजनेस है? पार्टनरशिप। बिकॉज दे हेल्प अकाउंट फॉर द एक्सपेंडिचर एंड इनकम दैट आर इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ये आपका बेसिकली हेल्प क्या करता है? प्रॉफिट और लॉस जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकाला है, उसके एक्सपेंडिचर और इनकम के बिहाफ पे एनालिसिस जो आप प्रॉफिट लॉस में कर चुके हो, तो कितने पार्टनर के लिए क्या रिलेशन है, ये हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकालेंगे। दिस अकाउंट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द टिपिकल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बट रादर सीन एज एन एक्सटेंशन। ये सेम प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन किस कब होगा? जब पार्टनरशिप बिजनेस है, क्योंकि वो पार्टनर जो बिजनेस चला रहे हैं अब एट लास्ट एक्सपेंस और लॉस के बेस पे आपके जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो उनके बीच में डिवाइड होना है। इसलिए पार्टनर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। The appropriation account is designed to provide an indication of how profit transferred from the profit and loss account is spent. एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको क्या डिजाइन करके बताता है? इंडिकेट करता है कि जो प्रॉफिट आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकाला है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च हो रहे हैं। Appropriations are generally placed into one of four broad categories. Appropriation 4 broad categories को include करता है। Funds designated for removal by partner,
कोई पार्टनर अगर रिमूव होता है तो उसके रिलेटेड जो भी फंड होंगे वो आपके पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे। कोई कैपिटल रिजर्व होगा वो जाएगा, कि कैपिटल आपने रिजर्व फॉर्म मेंटेन कर रखी है वो भी जाएगी। रिजर्व मेंटेन टू इम्प्रूव कैपिटल, कैपिटल को इम्प्रूव करने के लिए आपने कोई रिजर्व मेंटेन कर रखा है वो भी पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। और सरप्लस प्रॉफिट टू बी कैरीड फॉरवर्ड ऑन नेक्स्ट अकाउंटिंग, और कोई सरप्लस प्रॉफिट है तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में किस तरीके से जाएगा, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा या दोबारा री इन्वेस्ट होगा, ये सब आपके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आई थिंक पीएल एप्रोप्रिएशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ सी द स्पेसिमेन ऑफ फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। बनेगा किसकी हेल्प से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से। तो वहां से आपको या तो नेट प्रॉफिट मिला होगा या तो नेट लॉस मिला होगा। प्रॉफिट है तो इनकम है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे। अगर लॉस है तो लॉस के बेस पे ये आपके लिए डेबिट साइड में आ जाएगा। दोनों में से कोई एक होगा जो ब्रॉट डाउन के फॉर्म में लिख दिया जाएगा। डेबिट साइड में यहाँ पे भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ही लिखने हैं, लेकिन किससे रिलेटेड? पार्टनर से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, पार्टनर ने बिजनेस में कोई कैपिटल दिया, उसके अगेंस्ट में कोई इंटरेस्ट ले रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है डेबिट साइड में। कोई पार्टनर पार्टनरशिप में ओनर के साथ साथ एज अ पार्टनर के साथ साथ वो एम्प्लॉय की तरह भी काम कर रहा है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी देनी होगी, वो सैलरी भी क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड में। कमीशन टू पार्टनर, कोई पार्टनर पार्टनर्स के अलावा एजेंट की तरह भी काम कर रहा है तो उसको वहां पे कमीशन पे किया जाएगा, ये भी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर, ड्राइंग क्या होती है? जब कोई बिजनेस में मैनेजमेंट या पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई पैसा निकालता है तो बिजनेस आप लोगों को पता है एक सेपरेट एंटिटी है, पार्टनर या एट लास्ट उसके जो ओनर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो सेपरेट एंटिटी है। तो ऐसे बेस पे अगर ड्राइंग्स के फॉर्म में कोई पैसा निकल रहा है तो बिजनेस से पैसा जा रहा है तो यहाँ बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है पार्टनर से। अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो पार्टनर यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेस को, बिजनेस की इनकम हो गई। क्लियर हो गया इतनी बात? अब दोनों साइड आपके पास ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए। अब यहाँ पे फिर वही बात आई, डेबिट साइड यानी एक्सपेंस लॉस अगर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो ये होगा आपके लिए डिविजिबल प्रॉफिट टू ऑल पार्टनर। जितना आपके लिए लॉस है वो सारे पार्टनर्स में डिपेंडिंग अपॉन रेशियो डिवाइड होगा। जितने ही पार्टनर है, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं, ए बी 2 पार्टनर है 2 पार्टनर में, ए बी सी 3 पार्टनर है 3 पार्टनर में, जितने पार्टनर्स हैं उनमें जो रेशियो डिसाइड हुआ है उस रेशियो में हम लॉस को डिवाइड कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, यानी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट भी उसी रेशियो में सारे पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो दोनों में से कुछ भी होगा, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपके डिविजिबल प्रॉफिट के बेस पे आपके एग्जिस्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों साइड का अमाउंट टोटल हो जाएगा क्योंकि हम बैलेंसिंग कर चुके हैं, दोनों साइड का अमाउंट टोटल अमाउंट लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम बिजनेस में तीनों आपके अकाउंट को प्रिपेयर करके बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद अगला स्टेप आता है टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट कॉल्ड एज बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट देखते हैं। A balance sheet is a financial statement that summarizes a company's asset, liability and shareholders equity, that is capital, at a specified point of time. बैलेंस शीट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किस चीज़ की समरी तैयार करती है? कंपनी को एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है और शेयर होल्डर इक्विटी यानी कैपिटल कितनी है। ये बैलेंस शीट आपके एक इक्वेशन पे बेस्ड होती है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एक कॉलम आपका लायबिलिटी का होगा जिसमें लायबिलिटी और कैपिटल दोनों लिखे जाएंगे, और एक कॉलम आपका एसेट का होगा जिसमें सारे एसेट लिखे जाएंगे। और एट लास्ट ये एक स्टेटमेंट है तो एसेट और लायबिलिटी दोनों ऑटोमेटिकली बराबर होने चाहिए, यानी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज होना चाहिए, जो आपकी इक्वेशन को फुलफिल कराएगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं। These three balance sheet segment, that is asset, liability and capital, यही 3 सेगमेंट है। Give investors an idea, इन्वेस्टर को एक आइडिया देता है as to what the company owns and owes, कि कंपनी कितना ओन कर रही है और कितना कंपनी ओ कर रही है। ओ का मतलब, ओस का मतलब कितना उसने लिया है और कितना वो पे कर रही है। As well as the amount invested by shareholders, और शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है कैपिटल के बेस पे, ये भी वो आइडेंटिफाई कर सकती है। यानी ओन का मतलब कितनी एसेट है, ओस का मतलब कितनी लायबिलिटी है और अदर लायबिलिटीज, और इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे ओनर ने कितना इन्वेस्ट किया, कितनी कैपिटल है।
ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। द बैलेंस शीट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन अबव, asset on the one side and liability plus shareholder equity that is capital on the other, must balance out। तो बैलेंस शीट जैसा नाम ऊपर दे रही है एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, तो आपके लिए एक साइड में क्या लिखा जाएगा, एसेट, और दूसरे साइड में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दैट इज लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो एक साइड एसेट साइड, दूसरी साइड लायबिलिटी साइड, दोनों साइड में आपके एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के बाद दोनों आपके बैलेंस आउट होने चाहिए, यानी ऑटोमेटिकली बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस हो गया इसका मतलब आपकी पूरी अकाउंटिंग बुक सही है और आपके पास बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस निकल रहा है, सही फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट हो रही है। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट क्या है। चलिए अब इसका स्पेसिमेन देखा जाए। इसका स्पेसिमेन भी आपके 2 पेज में दिए हुए हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग करेंगे लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी साइड, इसकी बैलेंस शीट की स्टार्टिंग हमेशा ये लास्ट डेट की होगी, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ये लास्ट बुक है मैंडेटरी, एज ऑन, यानी अब हम क्लोज करने जा रहे हैं बिजनेस को, तो बैलेंस शीट एज ऑन बिजनेस क्लोज। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएगा, फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आएगा। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल, अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, नेट लॉस है तो इफ एनी तो ये माइनस कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस अगर किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट कैपिटल पे कर रहा है तो वो भी ऐड होगा। ठीक, तो ये दोनों चीजें ऐड करके आपका अमाउंट निकलेगा। अगर नेट लॉस हुआ है तो नेट लॉस आपका माइनस होगा। ड्राइंग्स, बिजनेस से अगर ड्राइंग्स के फॉर्म में कोई पैसा ओनर मैनेजमेंट निकाल रहा है तो वो माइनस होगा। इंटरेस्ट अगर कोई ड्राइंग्स के बिहाफ पे बिजनेस चार्ज कर रहा है तो वो भी माइनस किया जाएगा। और एट लास्ट हम यहाँ पे निकाल लेंगे अपना नेट कैपिटल अमाउंट। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का कैटेगराइजेशन में पहला ट्रांजैक्शन था कैपिटल का। इसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपके सेकंड आता है लोन्स एंड एडवांसेस। आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है, एडवांस लिया है, तो ये भी लायबिलिटी है, पे करना है। सॉरी, तो ये भी आपके लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा। डिबेंचर्स, डिबेंचर क्या होते हैं, कंपनी जब पब्लिक से लोन लेने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, तो उसे हम डिबेंचर कहते हैं। तो ये भी क्या है, लायबिलिटी है, लोन लिया है पब्लिक से, पे करना है। लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होगा उसको भी देना है। डिबेंचर पब्लिक से लोन लिया है उनको भी पे करना है, तो वो भी आपके लायबिलिटी साइड में आएगा। ये समझ में आ गया होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का। अगला हेड रिजर्व एंड सरप्लस। बिजनेस ने अपने पास कोई रिजर्व मेंटेन कर रखा है तो उसके लिए हेड बनाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व, कॉमन रिजर्व जो बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन में कभी भी जरूरत हो सकती है, तो ये आपका रिकॉर्ड किया जाएगा और इसका अमाउंट मेन कॉलम में लिखेंगे। रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज, कंटिजेंसी रोज नहीं आती, अर्थक्वेक, फ्लड, ये रोज नहीं आता, तो इसके लिए बिजनेस फंड मेंटेन करता है, लेकिन इसे मेन कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि ये रिजर्व आपके लिए डेली यूज में नहीं है। तो ये आपका सेकंड हेड होगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि लायबिलिटी किसके पैसे से मेंटेन हो रही है, ओनर के पैसे से, तो ये भी आपकी लायबिलिटी है, आपको आज नहीं कल इसको भी वापस करना है। थर्ड कैटेगरी करंट लायबिलिटी। करंट का मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो आपके बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस में जनरेट होते हैं। ये सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होते हैं, सप्लायर। गुड्स आपको उन्होंने अगर क्रेडिट पे सप्लाई किया है तो पैसा देना है, तो ये क्रेडिटर आपके लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होंगे। ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आपके अमाउंट कॉलम में लिखी जाए। बैंक ओवरड्राफ्ट, आप एक बिजनेस हो तो आपके पास करंट अकाउंट होगा, करंट अकाउंट के बेस पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली होगी, तो वहां से आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो। अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है तो ये शॉर्ट टर्म लोन भी आपके लिए करंट लायबिलिटी के फॉर्म में। बिल्स पेबल, कोई बिल है, पे करना है, पे करना है, तो यहाँ पे भी क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ये भी आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई खर्च है जो बचा हुआ है, पे तो करना है, अभी तक नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये भी लायबिलिटी है। प्रीपेड इनकम, एडवांस में कोई इनकम मिल गई, अभी इनकम तो नहीं हुई है, एडवांस इनकम हुई। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट याद करिए, ऑर्डर आपने दिया तो ऑर्डर दिया है तो काम पूरा हो जाएगा जरूरी तो नहीं है। ऑर्डर के साथ आपने 5 लाख रुपए एडवांस भी दे दिया, तो 5 लाख एडवांस दिया है तो क्या ये रियल इनकम हो गई, नहीं। तो उस बेस पे अगर आप कोई इनकम एडवांस में रिसीव करते हो तो ये आपकी लायबिलिटी है, आपको इसको पे आउट करना होगा। तो ये आपके डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं जो आप लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के फॉर्म में लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करोगे।
चलिए अगला हेड देखते हैं अब हम, एसेट्स। एसेट में आपके मल्टीपल कैटेगरीज में एसेट भी डिवाइड किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। गुडविल, रेपुटेशन से महसूस किया जा सकता है। पेटेंट, आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई पेटेंट करा रखा है तो ये भी महसूस किया जा सकता है। कॉपीराइट, किसी स्क्रिप्ट का आपने किसी लेख का कॉपीराइट करा लिया। ट्रेडमार्क, किसी पर्टिकुलर आपने कोई अपना ट्रेडमार्क डिसाइड किया है, तो ये सब आपकी आइडेंटिटी है। इसको हम छू नहीं सकते, देखने फील कर सकते हैं कि हाँ हमारा ये ब्रांड है, हमारा ये पेटेंट है, हमारा ये कॉपीराइट है, हमारी ये रेपुटेशन है। तो ये सब हमारे लिए क्या है, इंटेंजिबल एसेट होंगे। एसेट साइड में सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट्स लिखे जाते हैं। उसके बाद अगली कैटेगरी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी, आपने कोई प्लांट का सेटअप किया, कोई मशीन खरीदा, तो ये सब आपके लिए क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर, कोई फर्नीचर आपने खरीदा, कुछ फिक्स कराया, कुछ आपने कंस्ट्रक्शन वर्क करा रखा है, तो ये सब आपके लिए फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनवाया, तो ये सब आपके लिए लॉन्ग टर्म एसेट है। मोटर कार खरीदा है आपने बिजनेस में, बिजनेस यूज के लिए, तो ये भी आपके लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, आपने कोई प्रेमाइसेस लिया और उसको आपने टैक्स फ्री होल्ड करा लिया है, तो ये भी आपके लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट है। इसके अलावा कोई भी ऐसी एसेट जो आपने लॉन्ग टर्म में बिजनेस में खरीदी है और जो आपके लिए टेंजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब आपके लिए क्या कहलाएगी, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट लिखने के बाद अब आपकी लास्ट कैटेगरी आती है, दैट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब शॉर्ट टर्म एसेट, यानी डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में आपके जो एसेट अवेलेबल है। क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट डे में आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, तो ये स्टॉक अभी तो आपके लिए एसेट है, क्योंकि आप जब उसी बिजनेस को फर्स्ट डे को आप नेक्स्ट मंथ या ईयर में स्टार्ट करोगे, तो वहां पे आपके लिए ये बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होगा। अभी ये आपके लिए एसेट हो गया, तो ये एसेट आपके लिए करंट एसेट कहलाएगा। सेकेंड, सन्ड्री डेटर्स, कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स बेचा, पैसा लेना है, तो ये भी आपके लिए एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, किसी बिल के अगेंस्ट में पैसा लेना है, तो ये भी एसेट है। आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई इनकम है जो आउटस्टैंडिंग बची हुई है, इनकम तो नहीं हुई है, इसका मतलब ये भी एसेट है, मिलनी है अभी। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई खर्च एडवांस में दे दिया, अभी तो खर्च नहीं ड्यू हुआ था, एडवांस में दे दिया, तो आपके लिए ये भी एसेट है। कैश एट बैंक बैलेंस, आपके बैंक में कोई बैलेंस है, तो ये भी आपका एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट कहलाएगा। और कैश इन हैंड, आपके हाथ में आपके बिजनेस के अंदर जितना कैश में पैसा अवेलेबल है, वो भी आपके लिए शॉर्ट टर्म एसेट है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंट एसेट्स, लायबिलिटीज, इनको रिकॉर्ड कर लिया। सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती है, इसका मतलब एसेट इक्वल टू लायबिलिटी हो गया, तो आपकी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपके जो बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम पे, ये आपका यहाँ से क्लोज होता है, जिसमें आपको अभी जो आपने पढ़े कि 4 डिफरेंट बुक्स आपको बनानी है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। ये चारों आप स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करोगे, और ये चारों अगर आपने एफिशिएंटली प्रिपेयर कर लिया और आपकी फाइनली बैलेंस शीट अगर टैली कर जाती है, तो इट मीन्स आपने सभी ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड किए हैं, जिससे आप बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट और फाइनली बिजनेस की मार्केट में फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।